दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था कि हर साल 6 जून को मनाया जाता है। कथन 2 था इस वर्ष की थीम खाद्य मानक जीवन बचाते हैं रही। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल को 7 जून को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य लोगों को खराब और दूषित खान पान के प्रति जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खाद्य सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2018 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना की थी। वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम खाद्य मानक जीवन बचाते हैं रही, इसलिए कथन 2 सही है। यह थीम स्थापित खाद्य सुरक्षा प्रथाओं और मानकों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया न्याय विकास पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? आपके ऑप्शन है कानून एवं न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, या फिर नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कानून एवं न्याय मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में कानून एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे राज्यों में न्यायपालिका के विकास हेतु न्याय विकास योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। ये पोर्टल डैशबोर्ड में प्रवेश करने के 4 कुशल तरीकों की अनुमति देता है, जिससे हितधारकों को फंडिंग, प्रलेखन, परियोजना निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक निर्बाध पहुंच के साथ सशक्त बनाया जा सकता है। बताते चलें कि न्याय विभाग 1993-94 से जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए केंद्र प्रायोजित योजना न्याय विकास को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों या न्यायाधीशों के लिए कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कानून एवं न्याय मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नीति आयोग, या फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की, इसलिए विकल्प ए सही है। ये भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों यानी HEI की इंडिया रैंकिंग का लगातार 8वां संस्करण है। बता दें कि इंडिया रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में तैयार किए गए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF को लागू करती है। इस रैंकिंग में 5 मापदंडों पर उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है। पहला है शिक्षण, शिक्षा और संसाधन, दूसरा है अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, तीसरा है स्नातक परिणाम, चौथा है आउटरीच और समावेशिता, और 5वां है धारणा। इन 5 मापदंडों में से प्रत्येक में 2 से 5 उप पैरामीटर भी शामिल हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच आयोग अधिनियम 1952 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह अधिनियम जनता को प्रभावित करने वाले मामलों में जांच आयोग की नियुक्ति के लिए बनाया गया। कथन 2 है, छागला आयोग इस अधिनियम के तहत गठित पहला आयोग था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने मणिपुर राज्य में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत जांच आयोग अधिसूचित किया है। यह आयोग मणिपुर में हुई हिंसा के कारणों और प्रसार के संबंध में जांच करेगा। आपको बता दें कि जांच आयोग अधिनियम 1952 जनता को प्रभावित करने वाले मामलों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति के लिए बनाया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। छागला आयोग इस अधिनियम के तहत गठित पहला आयोग था, इसलिए कथन 2 भी सही है। दरअसल न्यायमूर्ति MC छागला को जनवरी 1958 में जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत जीवन बीमा निगम के विवादित लेन देन की परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कान्हा टाइगर रिजर्व यानी केटीआर के पास घायल अवस्था में मिले एक 15 वर्षीय बाघ की मौत हो गई। आपको बता दें कि कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए विकल्प भी सही है। ये मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। यह आधिकारिक तौर पर एक शुभंकर भूरसिंह दबारा सिंगा पेश करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ साल, शोरिया रोबस्टा और घास के मैदानों से घिरे अन्य मिश्रित वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुए, स्लॉथ बियर और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी देखने को मिलती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा केंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा आयोजित विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी SFSI जारी किया। इस सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष हैं, बड़े राज्यों में केरल ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की, उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु का स्थान रहा। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर रहा, जबकि मणिपुर व सिक्किम क्रमशः इसके बाद के क्रम में रहे। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली व चंडीगढ़ ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। बता दें कि राज्य खाद्य सूचकांक राष्ट्रीय स्तर पर एक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है जो FSSAI द्वारा जारी एक वार्षिक मूल्यांकन है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन को बढ़ाने और उनके अधिकार क्षेत्र में मजबूत खाद्य सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने हेतु प्रेरित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ बताई गई है नदी और दूसरी तरफ उसके उद्गम बताए गए हैं। पहला है निप्रो, उसके सामने लिखा है यूराल पर्वत। दूसरा लिखा है वोल्गा, उसके सामने है वल्दाई हिल्स। तीसरा है डेन्यूब, उसके सामने ब्लैक फॉरेस्ट है। और चौथी नदी बताई गई है एल्बे, जिसके सामने जाइंट माउंटेन्स लिखा हुआ है। उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल 3 युग्म सुमेलित हैं। आइए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में यूक्रेन में निप्रो नदी यानी नीपर नदी पर बना सोवियत काल का एक विशाल बांध टूट गया। यह बांध 30 मीटर ऊंचा और 3.2 किलोमीटर लंबा था, जिसे 1956 में कखोवका पनबिजली संयंत्र के एक हिस्से के रूप में निप्रो नदी पर बनाया गया था। आपको बता दें कि निप्रो नदी यूरोप की प्रमुख बाउंड्री नदियों में से एक है, जो रूस के स्मोलेंस्क के निकट वल्दाई हिल से निकलती है, इसलिए युग्म 1 सुमेलित नहीं है। प्रश्न में दी गई अन्य नदियों की बात करें तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी और रूस का प्रमुख जलमार्ग है। ये नदी मॉस्को के उत्तर पश्चिम में वल्दाई हिल से निकलती है, इसलिए युग्म 2 सुमेलित है। वहीं डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी शुरुआत जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होती है, इसलिए युग्म 3 भी सुमेलित है। जबकि एल्बे नदी मध्य यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक है, जो उत्तरी गणराज्य के जाइंट माउंटेन से निकलती है, इसलिए युग्म 4 भी सुमेलित है। इस प्रकार केवल 3 युग्म ही सुमेलित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल 3। अगला प्रश्न है, भारतीय विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक वैधानिक निकाय है। कथन 2 है, यह एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया है। और कथन 3 है, इस आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह की संवैधानिकता पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आपको बता दें कि भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार की एक अधिसूचना द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका प्रमुख कार्य कानूनी सुधारों के लिए सिफारिशें देना है।
यह आयोग एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया जाता है, जो कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, जिन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET किन देशों की एक पहल है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया, भारत और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन, या फिर भारत और अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली रणनीतिक व्यापार वार्ता क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पहल पर आधारित होगी। बता दें कि भारत और अमेरिका क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पहल के तहत जेट इंजन, लंबी दूरी के तोपखाने और पैदल सेना के वाहनों के सह उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री ने मई 2022 में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पर अमेरिका भारत पहल की घोषणा की थी, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका लक्ष्य दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाना है। इस पहल के तहत दोनों पक्षों ने सह विकास और सह उत्पादन के 6 फोकस क्षेत्रों की पहचान की है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारत और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया वर्णास्त्र क्या है? आपके ऑप्शन है हैवी वेट टॉर्पीडो, पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज या एंटी शिप मिसाइल, या फिर एडवांस लाइट टॉर्पीडो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हैवी वेट टॉर्पीडो। हाल ही में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हैवी वेट टॉर्पीडो यानी HWT वर्णास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। आपको बता दें कि वर्णास्त्र जहाज से प्रक्षेपित एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। यह एक अत्याधुनिक हथियार है जिसे पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला यानी NSTL ने विकसित किया है। इसकी अधिकतम गति 40 समुद्री मील और अधिकतम परिचालन गहराई 600 मीटर है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हैवी वेट टॉर्पीडो। चलिए वक्त हो चला आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, या फिर ऑप्शन डी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।